रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनम और विवाह दोनों सास बहू थे और दोनों को झूठ बोलने की गंदी आदत थी। इतनी गंदी, अगर दोनों में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो दोनों ही पहले नंबर पर आए। ऐसे ही एक दिन गली में झगड़ा चल रहा होता है और सोनम और उसकी पड़ोसन शीतल एक दूसरे पर पागलों की तरह चिल्ला रही होती हैं कि तभी वहाँ पर सोनम की बहू विवाह आती है और कहती है, क्या बात है माँ जी, आप शीतल आंटी से इतना लड़ क्यों रही है? सब ठीक है ना? देखो पूरा मोहल्ला बाहर आ गया। मुझसे क्या पूछती है बहू? अपनी आंटी से पूछना। कल शाम यही घर आई थी और अपने पल्लू में छुपाकर हमारे घर की चांदी की कटोरी चुरा कर ले गई थी और अब ना कटोरी वापस कर रही है और ना ही पैसे। अरे माँ जी को कैसे बताऊँ कि कटोरी मैंने चुरा कर अपने मायके भेज दी। मुझे अपनी सास का साथ देना ही पड़ेगा ताकि मैं ना फंसूं, भले ही मुझे उसके लिए झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। हाँ माँ जी, मैंने भी देखा था, आंटी को कुछ छुपा रही थी। अरे सोनम तो झूठी ही है, तू भी झूठ क्यों बोल रही है? मैंने कब तेरे घर से कटोरी चुराई है? इन सब बहस को देखते हुए पड़ोसी मिश्रा जी भीड़ से निकलकर सामने आते हैं और सबके आगे आकर कहते हैं, देखो शीतल बहन, अगर सोनम बहन और उनकी बहू दोनों बोल रही है तो सच ही होगा। अब तुमको 2 चांदी की कटोरी के पैसे देने होंगे, यही हमारे मोहल्ले का फैसला है। मिश्रा जी की बात सुनकर शीतल भी कुछ नहीं कहती क्योंकि वो मोहल्ले के प्रधान थे। जिसके बाद सोनम और विवाह घर में आ जाते हैं। जिसके बाद दिन बीतते हैं। अब ऐसे ही कभी सास झूठ बोलती और कभी बहू, और दोनों ही सबसे झूठ बोलकर छोटी मोटी हेरा फेरी करती रहती थी। दिन बीतते हैं और एक दिन कार्तिक अपनी माँ के कमरे में आकर कहता है, माँ, मेरी ब्लू जीन्स में 5,000 रुपए रखे थे और उस दिन कपड़े आपने धोए, अब वो पैसे कहीं मिल नहीं रहे, आपने देखे क्या? अब मैं इसे कैसे बताऊं कि वो पैसे तो मैंने खर्च कर दिए। तू बहू से क्यों नहीं पूछता? हो सकता है उसने निकाले हो, मैंने तो कोई पैसे नहीं देखे तेरे। सोनम फिर एक बार झूठ का सहारा ले लेती है और ये सब देखते हुए कार्तिक भी उसकी बात पर यकीन करके चला जाता है। एक दिन सोनम जब हॉल में बैठी हुई थी तभी उसके पास उसकी बहू आती है और उससे कहती है, माँ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं सोच रही थी कि कुछ दिन मायके रह आऊं। हाँ बहू, अगर तेरी माँ बीमार है तो तुझे जाना चाहिए, ये भी जरूरी काम है। ठीक है, एक काम कर, तू कल चली जाना, ठीक है ना? जी माँ जी, जैसा आप बोलो। अब मैं अपने कमरे में जाकर पैकिंग कर लेती हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बता देना। जहाँ एक तरफ विवाह ये बोलती है तभी वो अपने कमरे में जाकर अपनी पैकिंग करते हुए खुशी से कहती है, अच्छा हुआ माँ जी को झूठ बोल दिया कि मेरी माँ बीमार है। अगर मैं ये बोलती कि मेरे घर सब ठीक है तो ऐसे ही 10-15 दिन के लिए मिलने जाना है ताकि मुझे यहाँ घर के कामों से छुट्टी तो मिले, तो माँ जी कभी मुझे जाने नहीं देती। इतना बोलकर विवाह पैकिंग करने लगती है कि सोनम भी हॉल में बैठकर खुद से कहती है, अब क्या करेगी सोनम रानी? विवाह को जाने के लिए तो तूने बोल दिया, लेकिन कुछ तो ऐसा झूठ बोलना पड़ेगा ना जिससे तेरी बहू मायके ना जाए, वरना कुछ दिन तक घर का सारा काम तुझे अकेले ही करना पड़ेगा। अरे नहीं बाबा। इतना सोचकर सोनम भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और जब विवाह जाने की इजाजत लेने अगले दिन सोनम के कमरे में आती है तो वो बिस्तर पर पड़े हुए कहती है, बहू, मुझे नहीं लगता कि तुझे जाना चाहिए, कुछ दिनों बाद चली जाना, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगर तू भी चली गई तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? माँ जी, अब कल तक तो ठीक थी, अब अचानक आपको क्या हो गया? बहू, अब इस उम्र में बीमारी पूछकर थोड़ी आती है। अब जा, मेरे लिए एक अदरक वाली चाय बना कर ले आ। सोनम की बात सुनकर विवाह मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है और अब ऐसे आए दिन सास बहू कभी एक दूसरे से झूठ बोलते, कभी औरों से। एक दिन जब विवाह अपने घर का राशन लेने राशन की दुकान पर जाती है तभी उसे सोने की चैन पहने हुए उसकी बचपन की सहेली पलक मिलती है, जिसे देखकर विवाह कहती है, ओ पलक, तू तो बिल्कुल ही बदल गई। क्या बात है, सोने की चैन मौज है तेरी तो। हाँ यार, मेरा पति बिल्डर है, मुझे कोई कमी नहीं रहने देता। अच्छा बच्चू, मुझे चिढ़ा रही है, अब मेरा झूठ सुन। हाँ यार, मेरा पति भी सीए है, हमारे पास भी बहुत गहने और हीरे हैं, सब है, लेकिन हम शो ऑफ नहीं करते और मुझे तो गहने पहनने की आदत भी नहीं है, इसलिए सब घर के लॉकर में ही पड़े रहते हैं। और पता है, उसका लॉक भी मेरे पति ने मेरे नाम पर रखा है। आई लव यू विवाह। अरे तेरा पति तुझे बहुत प्यार करता है, चल अब मैं चलती हूँ। विवाह अपनी झूठी तारीफ करने के चक्कर में ये भूल जाती है और ध्यान नहीं देती कि पीछे खड़ा चोर उनकी सब बातें सुन लेता है। जिसके बाद वो विवाह का पीछा करते हुए उनके घर तक आ जाता है और घर के ही किसी कोने में छुप जाता है।
जहां एक तरफ विवाह राशन लेकर रसोई में आती है, वहीं सोनम अपनी सहेली से कॉल पर झूठी बड़ाई करते हुए कहती है, अरे आंचल अब क्या बताऊं, मेरी बहू तो हीरा है हीरा। मायके से भर भर कर सोना लाई है, इतना सोना कि मेरे कमरे की तिजोरी तो उसके गहनों से ही भरी पड़ी है। सोनम की इस बात को सुनकर चोर को कंफर्म हो जाता है कि सोनम के कमरे में तिजोरी में गहने रखे हैं और वो रात होने तक घर में ही छुपा रहता है। जिसके बाद रात होते ही जब सब गहरी नींद में सो जाते हैं तो वो मौका पाकर सोनम के कमरे में जाकर तिजोरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कोई तिजोरी नहीं मिलती। जिसके बाद वो खुद से कहता है, लगता है तिजोरी सास नहीं बहू के कमरे में है, वहीं जाकर देखता हूँ। इतना सोचकर चोर विवाह और कार्तिक के कमरे में जाता है और उनको गहरी नींद में सोता देखकर तिजोरी देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता कि तभी चोर हॉल में जाकर तिजोरी देखता है और अचानक शोर की आवाज से कार्तिक की नींद खुल जाती है और वो चोर को देखकर चुपके से जाकर उसे पकड़ लेता है और शोर करता है, चोर चोर विभा, माँ जल्दी आओ, देखो घर में चोर घुस आया है। कार्तिक की आवाज से उसकी माँ और बीवी वहाँ आती है और कार्तिक चोर की गर्दन पर चाकू रखकर कहता है, अब बता क्या चुराने आया था और क्या क्या है तेरे पास, क्या क्या चुराया है तूने हमारे घर से। मैंने क्या क्या चुराया? अरे तुम लोग तो इतने कंगाल हो ना कि तुम्हारी जेब में बस 100 का नोट मिला। मैं यहाँ कभी नहीं आता अगर तुम्हारी बीवी मार्केट में चीख चीख कर ये नहीं कहती अपनी सहेली से कि मेरे पास गहनों से भरी तिजोरी है। अरे वो तुम अपनी सहेली के आगे झूठ बोल रही थी चोर जी। हाँ मुझे भी लगा। फिर मैं तेरे पीछे पीछे तेरे घर आया और मैंने तेरी सास की बात सुनी। उसने भी यही को बोला कि मेरी बहू दहेज में बहुत सारा सोना हीरे जवाहरात लेकर आई है। मुझे क्या पता था कि तुम दोनों सास बहू एक नंबर की झूठी हो। मेरी बहू सोना और हीरा? अरे मेरी बहू के मायके वाले तो कंगाल हैं चोर भाई, बस 2 जोड़ी में लड़की दी थी उन्होंने। आप दोनों ने इस चोर से बात कर ली हो तो जरा पुलिस को कॉल भी कर दो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। कार्तिक की बात सुनकर विभा पुलिस को कॉल करती है और पुलिस आकर चोर को ले जाती है। जिसके बाद कार्तिक अपनी माँ और बीवी से कहता है, देख लिया आप दोनों ने अपनी गलती का नतीजा। ये तो शुक्र है कि हम सब अपने गहने बैंक में रखते हैं और शुक्र मनाओ कि कोई छोटा ही चोर था और किसी को नुकसान नहीं किया। अगर हम में से किसी को चोट आ जाती तो आप क्या करते? आप दोनों ही सास बहू झूठी हो, मैं किससे शिकायत करूं अब? मुझे माफ कर दे कार्तिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ कि अब से झूठ नहीं बोलूंगी और सच का साथ दूंगी। कार्तिक जी मुझे माफ कर दो, अब से मैं भी जरूरत ना पड़ने तक कोई झूठ नहीं बोलूंगी। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। दोनों की बात सुनकर कार्तिक दोनों को माफ कर देता है। जिसके बाद दोनों ये वचन देती हैं कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगी और इस तरह एक झूठी सास बहू की जोड़ी सच का साथ देने लगती है। कुछ लोग सुंदर होते हैं और कुछ लोग ठीक ठाक दिखते हैं, लेकिन मैं तो कतई जहर हूँ जहर, लोग देखते ही मर जाते हैं। इतना कहकर खुशी जल्दी से अपनी रिकॉर्ड की हुई रील को देखती है और खुद से बोलती है, वाह क्या कमाल की रील बनी है, एक बार में ही जल्दी से अपलोड कर देती हूँ इंस्टाग्राम पे। अरे वाह, अपलोड करते ही लाइक और कमेंट आने लग गए। ओए होए मैं तो फेमस हो गई। खुशी एक सोशल मीडिया का कीड़ा थी जिसे रील्स बनाना, एक्ट करना और फिर उनको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड करके वह वाई लूटने में बड़ा मजा आता था। उसे जब जैसे जहां मौका मिलता वो रील्स बनाना शुरू कर देती। ऐसे ही एक दिन वो अपनी कमरे में बैठी हुई रील बना रही होती है और बोलती है, मैं तेनू फेर मिलांगी, आए हाय तेरे मत्थे दी लकीर बन के तेनू तकदी रवांगी, पर मैं तेनू फेर मिलांगी। खुशी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी माँ नीमा हाथों में बेलन लिए उसके पास आती है और उसे मारते हुए बोलती है, बेशरम सी, सारा दिन इस फोन में उंगलीबाजी करती रहती है, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर सारा दिन पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। इतना दिमाग घर के कामों में लगा ले, कहीं अच्छे घर में तेरा रिश्ता हो जाएगा। आज के बाद मैंने तुझे ये रील बनाते हुए देख लिया ना तो मैं तेरी फिल्म बना दूंगी। वाओ माँ, क्या लाइन बोली है आपने, दोबारा बोलना। बकवास बंद कर अपनी तू, समझी, और काम कर जल्दी से, नहीं तो तेरा मैं ये फोन ना अभी तोड़ दूंगी। अरे माँ थांबा, करती हूँ सारा काम, मैंने कहा मैं सारा काम करती हूँ, बस फोन को कुछ मत करो। नीमा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद खुशी इंस्टाग्राम पर लाइव आती है और बोलती है,
हेलो माय लवली इंस्टा व्यूअर्स, मैं आपकी अपनी खुशी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मेरा रूम है। सॉरी, मुझे क्लीन करने का टाइम नहीं मिल पाया ज्यादा। आई नो कि आप सब मेरी नई रील की वेट कर रहे थे, पर आज किसी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। आज के लिए सॉरी गाइस। बस अपनी खुशी को याद करते रहिए और मेरे नेक्स्ट रील का वेट करते रहिए। इतना बोलकर खुशी जल्दी से फोन साइड में रखकर बाहर जाती है और अपनी माँ के साथ कामों में हाथ बटाने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन खुशी के लिए अक्षय नाम के पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता आता है। दोनों परिवार वाले अपनी आपसी सलाह से रिश्ता पक्का कर देते हैं और आखिरकार खुशी और अक्षय की शादी का दिन आता है। दोनों वर वधू को फेरों के लिए मंडप में बैठाया जाता है। जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, तभी खुशी उनको रोकते हुए बोलती है, पंडित जी रुको रुको, एक रील बनानी है। इतना कहकर खुशी जल्दी से अपने लहंगे के साथ लटके हुए पाउच में से अपना फोन निकालती है और रील्स बनाते हुए बोलती है कि मैं हूँ, ये मेरा दूल्हा है और हमारी शादी हो रही है। जिसके बाद शादी की बाकी रस्मों को पूरा करके शादी संपन्न होती है। शादी के बाद खुशी अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम किया करती थी, पर उसका रील बनाने का शौक अभी भी जारी रहता है। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बैठी हुई रील बना रही होती है और हाथों में सिंदूर लिए बोलती है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, हर सुहागन के सर का ताज होता है ये एक चुटकी सिंदूर। तभी कमरे के बाहर खड़ी खुशी की सास शांति उसको ये सब कहते हुए सुन लेती है और गुस्से में तिल मिलाती हुई उसके पास आकर बोलती है, करमजली तेरा नाश हो जाए। कौन से रमेश बाबू से बतिया रही है? उसके नाम का सिंदूर भी लगा रही है। अरे मेरे बेटे का नाम अक्षय है कलमुही। अरे माँ जी, मैं तो रील बना रही थी। मैं बस अक्षय जी की वाइफ हूँ, मैं उन्हीं से प्यार करती हूँ। अरे ये तो ओम शांति ओम मूवी का डायलॉग था, ये देखिए। अच्छा ठीक है, वैसे बहू तू अच्छी लग रही है, मुझे भी बता जरा कैसे बनाते हैं ये रील। अरे माँ जी बहुत सिंपल है, मैं आपको भी सिखा दूंगी, फिर हम दोनों मिलकर रील बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। इतना कहकर खुशी जल्दी से शांति के फोन में इंस्टाग्राम को डाउनलोड करती है और उस पर शांति का प्रोफाइल बनाती है। जिसके बाद वो जल्दी से उसे रील बनाने का सारा ताम झाम समझा देती है। साथ ही खुशी अपनी सास को रील अपलोड करके लाइक, शेयर और कमेंट के बारे में भी सब बताती है। अब दोनों सास बहू मिलकर सारा दिन रील बनाया करती थी। ऐसे ही एक शाम अक्षय ऑफिस से घर आता है और फ्रेश होकर खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि सारे बर्तन खाली हैं और खाना तो बना ही नहीं। और उसके बाद वो शांति और खुशी को आवाज लगाता है, माँ, खुशी, कहाँ हो आप दोनों? अरे भूख लगी है, खाना मिलेगा या नहीं? अक्षय कुछ देर तक दोनों का इंतजार करता है, पर दोनों में से कोई भी उसके पास नहीं आता। और उसके बाद वो खुद उठकर उन दोनों को तलाशता है और देखता है कि दोनों सास बहू अपने अपने कानों में हेडफोन लगाए रील्स का मजा ले रही है। जिसके बाद अक्षय दोनों के कानों से हेडफोन निकाल देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, माँ खुशी, ये क्या पागलपन है आप दोनों का? मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, पर मजाल है कि आप दोनों सुन लें। सुनना तो दूर की बात है, आप दोनों को यही नहीं पता कि मैं घर में आ भी गया हूँ या नहीं। खाना तक नहीं बनाया आप दोनों ने। अगर इतना ही बिजी थे तो बता देते, मैं खाना बाहर से ले आता। अरे बेटा क्या बताऊं, रील का ऐसा स्वाद लगा है कि खाने पीने का होश ही नहीं रहता। आपको नहीं रहता है, पर मुझे तो रहता है ना, मेरा पेट खाना मांग रहा है। तभी खुशी एकदम से बोलती है, मुंह पे हिस्सा मारूंगी, सीधा दीवार में जाकर पड़ेगा रामजादा। उसकी बात सुनकर अक्षय को और गुस्सा आता है और वो बोलता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? एक तो तुमने खाना नहीं बनाया, ऊपर से ऐसा भी बोल रही हो। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तुझे नहीं बोल रही, वो तो नई रील आई है, उसी की प्रैक्टिस कर रही है। बस करो माँ, कम से कम आप तो समझदार बन लो। और तुम ये अपना रील का ड्रामा बंद करो और जाके खाना बनाओ, समझी? नहीं तो कान के नीचे पड़ेगा एक करकरारा और फिर बनेगा बढ़िया नजारा। अक्षय की बात सुनकर खुशी गोली की तरह भागती हुई रसोई में जाती है
और खाना बनाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब रील्स के चलते कभी सब्जी में नमक ज्यादा होता तो कभी टिफिन बॉक्स में खाने की जगह टीवी का रिमोट होता। अपनी माँ और बीवी की इन हरकतों से परेशान होकर अक्षय एक प्लान बनाता है और अपने साथ एक सुंदर सी लड़की को घर लेकर आता है, जिसे देखकर खुशी बोलती है, सुनिए जी, ये कौन है? ये मेरी बीवी है। पागल हो गए हैं? आपकी बीवी मैं हूँ। अच्छा, तुम्हें याद है मैं तुम्हारा पति हूँ? ना मुझे तुम कोई टाइम देती हो, ना कोई काम करती हो। तुम्हें ये याद है कि आखिर बार हमने कब बैठ के बात करी थी? सारा वक्त तो तुम रील में घुसी रहती हो, तो एक काम करो, उन्हीं के साथ खुश रहो ना। तभी वहाँ शांति आती है और सारी बात सुनकर बोलती है, बेटा ये क्या बदतमीजी है? मेरी बहू खुशी है और मैं किसी भी बाहर वाली को अपनी बहू नहीं मानूंगी, समझा? और जो बदतमीजी आप दोनों कर रही हो उसका क्या? रील बनाकर अपना मनोरंजन करना अच्छी बात है, पर उसके पीछे सब भूल जाना ये पागलपन कहलाता है जो आप दोनों में है। उम्मीद है आप दोनों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अक्षय की बात सुनकर शांति और खुशी का सर शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद वो दोनों अक्षय से माफी मांगती है और अक्षय भी उनको अपने झूठे नाटक का सच बताता है, जिसके बाद से शांति और खुशी बस अपने फ्री टाइम में ही फोन चलाती और रील्स बनाती और इस तरह रील्स बनाने वाली बहू का भूत उतर जाता है। विराट ट्रूथ एंड डेयर खेलते। एक मिनट, क्या बोला तूने? फिर से कहियो। मैंने बोला ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। बेटे लास्ट टाइम का तेरा चैलेंज रहता है। तूने बोला मम्मी का कॉल आया है इसलिए मैंने तुझे जाने दिया। चल बेटा पहले का चैलेंज करके आ। अरे विराट, तुझे याद है जब कॉलेज का लास्ट डे था और हम यही गेम खेल रहे थे, तो ये यही बहाना मार के चली गई थी। इसने हमारे से कितने मुश्किल टास्क कराए थे और जब इसकी बारी आई तो भाग गई। अरे हाँ, इस पाखी ने मेरे को भी नहीं छोड़ा। पता है, एक टकले अंकल के सर पर थप्पड़ लगवाया था इसने मुझसे। हाँ, तो तुम सबके कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अब तेरी बारी। उस चैलेंज को आज पूरा कर दे। दिमाग खराब है क्या? 6 महीने पहले की बात है वो। अब क्यों करूँ मैं तुम्हारा चैलेंज? नहीं यार, करवाना तो पड़ेगा। हाँ यार, करना तो पड़ेगा। हद है, मेरी भी मर्जी है। रात गई बात गई, मैं नहीं करने वाली कोई चैलेंज वाले। देखा कितनी पलटीखोर और चालाक निकली है पाखी की बच्ची। इसका रात गई बात गई का डायलॉग अभी तक चल रहा है। अच्छा ठीक है, जाने दो, रात गई बात गई। अच्छा बेटा, अब तू भी उसी की भाषा बोल रहा है। अरे यार, मेरे कहने का मतलब ये था, आओ ना एंजॉय करते हैं। विराट की बात सुनकर सब डांस करने लगते हैं और एक साथ शॉर्ट स्पीकर चटकारे मारते हैं। खूब मस्ती करने के बाद तो कभी आइसक्रीम खाते हुए एक दूसरे के नोज पर लगाते हैं। फुल नाइट फुल एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं और थिएटर में अंधेरा होता है। तभी दोनों पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं और उसी समय विराट प्यार से पाखी के हाथ पर हाथ रखता है और कहता है, जान सुनो ना। हाँ बोलो। वो तुमने कल रात को मैसेज में कुछ बोला था, याद करो। क्या बोला विराट? मुझे तो कुछ याद नहीं। अरे याद करने की कोशिश करो। अरे विराट, मुझे याद नहीं आ रहा। या तो तुम मुझे याद दिला दो या फिर मुझे मूवी देखने दो। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। वो रात को तुमने मुझे चैट पर बोला था कि आज किस करोगी। देखो अच्छा मौका है, हाथ से जाने मत दो, कर दो। ओहो विराट, वो तो बस ऐसे ही मैंने रोमांटिक होकर बोल दिया था। रात गई बात गई भूल जाओ। वैसे भी आई एम नॉट इन रोमांटिक मूड नाउ। पर बेबी। विराट नो, ये किसी विसी वाली बातें नहीं। देखो रिमेम्बर ना, रात हो गई है बहुत। कैसी गर्लफ्रेंड है, हर चीज इसकी रात गई बात गई पर खत्म हो जाती है। मेरी शुरू नहीं होती और इसकी रात गई बात गई पहले हो जाती है। चल बेटा, मूवी से काम चला। दोनों मूवी देखकर बाहर आते हैं। पाखी का कुछ खाने का मन होता है। तभी वो बोलती है, विराट बहुत भूख लग रही है, चलो ना अपने मोमोज वाले के स्टॉल पर चलते हैं। मुझे उसके मोमो खाने का मन कर रहा है। ओके चलो। दोनों अपने फेवरेट मोमो स्टॉल पर जाते हैं, जिसके बाद वो मोमो वाला बोलता है, अरे वाह मैडम, बड़े दिनों बाद आई आप। भैया रात गई बात गई, बाद में ले लेना आप पैसे, पहले खिला दीजिए। बताइए कौन से मोमोज खाएंगे आप? अफगानी मोमो, तंदूरी मोमो, क्रीमी मोमो? ओहो भैया। अच्छा ये नहीं, ग्रेवी, स्टीम, फ्राई, अपना मैगी मोमो, बटर चिकन मोमो। ऐसा करो मैडम, आप कुरकुरे मोमो खा लो।
हो भैया। अच्छा तो राजस्थानी मोमो, सोया मोमो, पनीर मोमो, मोमो वाले भैया मुझे मोमो खिला दो। हो भैया, हो। अच्छा आपको ओहो वाले मोमो खाने हैं? नहीं भैया। तो फिर आप ही बता दीजिए। भैया इसे वो वाले मोमोज दे दो जो 10 के 5 आते हैं। हाँ वही। पाखी रॉक्ड और मोमो वाला शॉक। पाखी की मोमो की कैटेगरी सुनकर मोमो वाला अपना सर पकड़ लेता है और फिर उसे 10 के 5 मोमोज पकड़ा देता है। मोमो खाने के बाद पाखी बोलती है, थैंक यू भैया, मोमोज बहुत अच्छे थे। चलो विराट, अब चलते हैं। पाखी उसका हाथ पकड़कर ले जाती है और विराट जल्दी से उसे पहले और अब के पैसे दे देता है। वक्त बीतता जाता है। पाखी और विराट की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन पाखी अपनी सास महेश्वरी के लिए पहली रसोई में मूंग दाल का हलवा बनाती है और उसे खिलाते हुए कहती है, माँ जी खाकर बताइए ना कैसा बना है। खुशबू से तो लग रहा है कि अच्छा बना है बहुत। अरे वाह बहू, तू तो बहुत ही अच्छा बना लेती है। इतने दिन बाद मुझे अपनी मनपसंद चीज खाने को मिली है। बहुत बढ़िया, ये ले तेरा शगुन। थैंक यू माँ जी। अच्छा बहू, कल रात को क्या क्या बातें की तूने मेरे बेटे से? माँ जी आप भी ना, छोड़िए, रात गई बात गई। अच्छा चल ठीक है, कोई नहीं, तुम बच्चों की आपस की बात है। माँ जी मैं भी आई। पाखी ये बोलकर अपने कमरे में जाती है, तभी जोर से चीखती है। ये देखकर विराट बोलता है, पता है ठंड लग गई है रात से। मैंने बोला भी था तुम्हें कि तुम स्टीम ले लो, लेकिन नहीं, सुनना ही नहीं है। ओहो विराट, क्या तुम भी रात की बात को पकड़ कर बैठे हो? अरे रात गई बात गई, भूल जाओ, चाय पियो। तुम्हें पता है ना मैं बिना कॉफी के नहीं रहता, फिर भी। हाँ पर फिर भी चाय पी लो। नहीं, मैं कॉफी ही पीऊंगा, चाहे कैफे में जाकर क्यों ना पीनी पड़े। ठीक है। विराट नाराज होकर चला जाता है। शाम को जब वो वापस आता है तो पाखी उसके लिए रोमांटिक होकर कॉफी बनाकर रखती है और दोनों एक साथ कॉफी को चीयर्स करके पीने लगते हैं। वक्त बीतता है। एक दिन महेश्वरी का फिर से अपनी बहू के हाथ का हलवा खाने का मन होता है तो वो उसे बोलती है, अरे बहू, तूने जो अपनी पहली रसोई में मूंग दाल का हलवा बनाया था वो बना देगी कल? अब तो रात हो गई है, खाना खा लिया, लेकिन तू कल बना देगी ना? हाँ माँ जी मैं बना दूंगी। ठीक है बहू। अरे वाह, कल तो मजा आ जाएगा, अपना हलवा खाऊंगी मूंग दाल का। अगले दिन खाने के समय महेश्वरी बोलती है, अरे बहू, कल तूने मुझे बोला था तो मूंग दाल का हलवा बनाया कि नहीं? माँ जी आपने कब बोला? मुझे नहीं पता। अरे बहू बोला था ना, जब तू फोन चला रही थी। तूने हाँ भी किया था, अब बनाना। ओहो माँ जी, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। रात गई बात गई, इतना सारा खाना बनाया है मैंने माँ जी, आप ये खा लीजिए, वो मैं आपको फिर कभी बनाकर खिला दूंगी, आप ये खाइए। कोफ्ते की सब्जी और पराठे बनाए हैं मैंने। पाखी की ये बात सुनकर उसकी सास को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत बेसब्री से अपने हलवे का इंतजार भी तो कर रही थी, लेकिन पाखी ने सब बिगाड़ दिया। पाखी का एक ही डायलॉग सुनकर माँ बेटी दोनों परेशान हो गए थे। तभी दोनों अपने तरीके से उसे हैंडल करने की सोचते हैं। रात को पाखी विराट से बोलती है, विराट मुझे आईफोन चाहिए, मैंने तुमसे पहले ही कहा था और तुमने कहा था कि दिला दूंगा, तो इस मंथ मुझे दिला दोगे ना? बोला तो था, दिला भी देता, लेकिन तुमने मुझे कितना सताया है। एक बार तुम पर भी तुम्हारी ट्रिक आजमाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था, नहीं तो मुझे तो कुछ याद नहीं। अरे तुमने बोला तो था पिछले मंथ, याद करो। हाँ तो क्या हो गया, कितनी पुरानी बात है। बाकी रात गई बात गई, चलो सो जाओ, फिर कभी देखेंगे। अरे ऐसे कैसे, रात तो अभी है, दिला दो ना। रात गई बात गई पाखी, गुड नाइट। विराट पाखी को फोरहेड पर किस करके सो जाता है और पाखी का मुंह बन जाता है। अगले दिन पाखी अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी मुझे वो आपका मोती वाला हार चाहिए, मैंने आपको परसों बोला था ना कि मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो दे दीजिए। ले बहू, तूने मुझे बहुत बोला है ना, रात गई बात गई, अब तू भी सुन। अरे बहू, वो मोती वाला जो उस दिन पहना था? हाँ माँ जी वही, सफेद मोती वाला। ओहो बहू, वो तो मैंने कल पड़ोसन को दिया था, घूमने गई है वो 4 दिन के लिए, वापस लौटेगी तो दे देगी। पर माँ जी आपने तो कहा था कि आप मुझे दे देंगी और मैंने तो पहले ही बता दिया था
फिर आप ऐसे क्यों कह रही हैं? बहू हो जाती है इस उम्र में ऐसी गलतियाँ। अब दे दिया तो दे दिया, रात गई बात गई, तू किसी और हार से काम चला ले। ठीक है माँ जी। महेश्वरी और विराट दोनों उसके साथ कुछ दिन तक ऐसे ही करते हैं, जिससे परेशान होकर पाखी बोलती है, भला क्या बात हो गई? आप दोनों मुझे बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हैं? रात गई बात गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्यों, तुम भी तो ऐसे ही करती हो। याद करो सब, माँ को भी तुम ऐसे ही बोलती हो। अब बात खुद पर आई तो पता चला ना। सॉरी विराट जी और माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हर बार रात गई बात गई बोलकर बातों को टालती रहती थी, लेकिन आज जब आप सबने मेरे साथ ऐसे किया तो मुझे समझ आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और मैं अभी अपने हाथों से मूंग दाल का हलवा बना कर खिलाऊंगी। तो ठीक है बहू, अब सही है, अंत भला तो सब भला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।